आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच में छिड़े हुए जंग की, लेकिन उसका एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट होगा। पहला हम जो डिस्कस करेंगे वो ये कि ईरान इजराइल की जो टेंशन शुरू हुई पिछले हफ्ते, उसके बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था खासकर भारतीय रुपए पर क्या असर पड़ा है उसका। जब ऐसे फ्लक्चुएशंस होते हैं रुपए की वैल्यू में, तो भारत में पॉलिसी रिस्पांस कौन करता है और वो पॉलिसी रिस्पांस क्या होता है, उस पॉलिसी रिस्पांस में की कितनी एफिशिएंसी होती है और क्या लिमिटेशंस होती हैं। ये जो वेव हो रहा है, आखिर में आते आते देखिए जहां मैंने वो लाल रंग की एक लाइन बनाई है, ईरान इजराइल टेंशन बिगिंस, उसके बाद आप देखते हैं कि डॉलर की वैल्यू में उछाल आता है। इसका मतलब रुपया कमजोर हो रहा है। थियरी हमें ये कहती है कि आपके पेट्रोल पंप पर भी दाम बढ़ने चाहिए, लेकिन वो तब है अगर सरकार चाहे तो। जब भी कभी कोई करेंसी की मैनेजमेंट की बात आती है भारत में या किसी भी और देश में, तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो जिम्मेदार होता है। तो भारत में वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है, नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय, हमारे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा और आप देख रहे हैं एक और एपिसोड जिसका नाम है द रेड माइक पाठशाला। पाठशाला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच में छिड़े हुए जंग की, लेकिन उसका एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट होगा। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट ये होगा कि जंग कोई और लड़ रहा है, उसका हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ रहा है। एक असर तो देखिए सीधे सीधे ये पड़ता है कि जो हिंदुस्तानी वहां पर हैं उनको सुरक्षित वापस लाना है, ये एक असर है। लेकिन आपके मेरे जीवन पर इसका डायरेक्ट असर इसलिए है क्योंकि तार अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तार हमारे रुपए से जुड़े हुए हैं, तार आपकी महंगाई से भी जुड़े हुए हैं। और इन्हीं सब तारों को जोड़ करके पूरा एक संग्रह और संकलन लेकर के आएंगे डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा अगले कुछ समय में। मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर बत्रा। मैं चाहूंगा कि आप एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे दें कि आज हम क्या क्या चर्चा करेंगे। थैंक यू संकेत, एक और बहुत अहम मुद्दा है मुझे लगता है ये। देखिए, पहला हम जो डिस्कस करेंगे वो ये कि ईरान इजराइल की जो टेंशन शुरू हुई पिछले हफ्ते, उसके बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था खासकर भारतीय रुपए पर क्या असर पड़ा है उसका, जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। फिर समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि युद्ध हो रहा है कितने हजार मील दूर और भारत के रुपए पर उसका क्या असर पड़ेगा और क्यों पड़ता है राजा। और उसमें फिर हम दो तीन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे कि वजह नंबर 1 ये होती है, वजह नंबर 2 ये होती है, और आखिर में बात करेंगे कि जब ऐसे फ्लक्चुएशंस होते हैं रुपए की वैल्यू में, तो भारत में पॉलिसी रिस्पांस कौन करता है और वो पॉलिसी रिस्पांस क्या होता है, उस पॉलिसी रिस्पांस में की कितनी एफिशिएंसी होती है और क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो ये 3-4 ब्रॉड बिंदुओं पर आज का हमारा शो केंद्रित है। जैसा कि आपने कहा कि युद्ध हो रहा है ईरान इजराइल के बीच, लेकिन इसका डायरेक्ट असर हमारे जो देश के उपभोक्ता हैं उनकी जेब पर पड़ सकता है, या जो कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन पे पड़ सकता है। बिल्कुल, तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। फिर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि भारत के रुपए पर ईरान और इजराइल की जंग का असर क्या देखने को मिला है, उसके बारे में बताएं। आज जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं संकेत, तो डॉलर तकरीबन 86 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। टाइम भी बता दूं दर्शकों को, 1:09 हो रहे हैं और आज है ट्यूसडे 17 जून। इस रिकॉर्डिंग तक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है जी। सॉरी, ये स्क्रीन पर एक्चुअली पहले का है, बट क्योंकि हमने ये डेटा पहले तैयार किया था, बट अभी एज ऑफ नाउ 86 रुपए तकरीबन 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है यूएसडी टू आईएनआर। बट ज्यादा जरूरी बात अहम ये है कि अगर हम पिछले एक महीने में चाल देखें डॉलर और रुपए की, तो आप देखेंगे कि ये जो वेव हो रहा है, आखिर में आते आते देखिए जहां मैंने वो लाल रंग की एक लाइन बनाई है, ईरान इजराइल टेंशन बिगिंस, उसके बाद आप देखते हैं कि डॉलर की वैल्यू में उछाल आता है। इसका मतलब रुपया कमजोर हो रहा है। इसको समझिए, अगर डॉलर महंगा हो रहा है इसका मतलब ये है कि रुपया कमजोर हो रहा है। तो अगर डॉलर की वैल्यू 86 से 86.5 87 पे जा रही है, इसका मतलब रुपया कमजोर हो रहा है। तो
तो अगर आप ये पूरा ग्राफ देखें, आप देख पाएंगे कि जो इस ग्राफ का अंत के 3-4 दिन है, जो 14, 15, 16 जून है, सबसे ज्यादा उछाल वहीं पर आ रहा है डॉलर की वैल्यू में। मतलब जब से ईरान इजराइल टेंशन शुरू हुई है तब से डॉलर रुपए के मुकाबले स्ट्रांग हुआ है। और दूसरी तरफ अगर कहें तो जो भारतीय जो रुपए है वो डॉलर के सामने कमजोर हुआ है। तो ये एकदम मतलब जिसे कहते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है कि एक दिन आपको ये फिर से थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा रुपया, लेकिन फिर आपको दिखेगा कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो ये फ्लक्चुएशन चलेंगे, बट हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है। मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ईरान इजराइल वॉर एंड द इंडियन रूपी, कि भारत के रुपए पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका मूल किस तरीके से घट रहा है कि अब $1 में और ज्यादा रुपए हो रहे हैं। दिस इज बेसिकली वीकनिंग ऑफ द करेंसी। वो चीज हमको देखने में मिल रही है यहाँ पर इस ग्राफ में। तो इसमें Correct. एक ईरान इजराइल की जंग का सीधा सीधा प्रभाव डॉक्टर बत्रा आपको बता रहे हैं। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई? बहुत अच्छा सवाल है, और इसको समझने के लिए पहले शुरू करते हैं कि डॉलर का जो मूल है वो तय कैसे होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। और बेसिकली संकेत, डॉलर को अगर आप एक कमोडिटी की तरह सोचेंगे तो आपको ये जवाब आराम से मिल जाएगा। डॉलर से पहले एक बार ये सोचते हैं, मान लीजिए कि हवाई टिकट बिक रही हैं दिल्ली से बंबई, और आपको मंडे को पता है कि बहुत ट्रैवल होता है और कोई संडे को बुक कर रहा है टिकट। तो संडे को क्या होगा, डिमांड बहुत ज्यादा होगी मंडे की फ्लाइट की और सप्लाई कम होगी, तो दाम बढ़ा हुआ दिखता है। जो फ्लाइट बंबई की 5-6 हजार की होती है वही 10-11 हजार की दिखने लग जाती है। आप मार्केट पे इतने शोज करते हैं, आपने कई बार एक समझाया होगा अपने दर्शकों को। इसका उल्टा अगर हम सोचें, मैं अगर आज 3 महीने बाद की कोई टिकट करा लूं तो आज उसकी डिमांड कम है लेकिन सप्लाई उससे कंपैरिजन में ज्यादा है, तो वही टिकट जो मुझे औसतन 6,000 की मिलती शायद 5-5.5 हजार की मिल जाए। तो बेसिकली कोई भी आइटम का जो दाम होता है या मूल्य होता है वो सप्लाई डिमांड दोनों से तय होता है। तो बहुत सिंपल शब्दों में, कोई भी ऐसा फैक्टर जो डॉलर की डिमांड बढ़ा दे बनिस्बत रुपए की सप्लाई के, वो डॉलर को स्ट्रांग बना देता है, मतलब रुपए को कमजोर कर देता है। और कोई ऐसा फैक्टर जो डॉलर की डिमांड को कम कर देता है बनिस्बत भारतीय रुपए के, वो डॉलर को ज्यादा कमजोर करता है और एट द सेम टाइम रुपया स्ट्रांग हो जाता है। मतलब ये ना जीरो सम गेम होता है, अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है रुपए कंपैरिजन तो रुपया वीक होगा एंड वाइस वर्सा, कुछ ऐसा है। तो बेसिकली कोई भी ऐसा इवेंट जो डॉलर की तरफ मार्केट का रुझान बढ़ाता है वो डॉलर को स्ट्रांग करेगा और भारतीय रुपए जैसी जो करेंसीज है खासकर डेवलपिंग कंट्रीज की, उनको कमजोर करेगा। मेरा यही सवाल था। मेरा सवाल डॉक्टर बत्रा ये था कि ये क्या अब जैसे ये जंग हो रही है तो ये जंग से सिर्फ भारत का रुपया ही प्रभावित है या और देशों की भी करेंसी प्रभावित है, कि सब में ही ये ट्रेंड देखने को मिलेगा? और दूसरी चीज इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, क्या कोई भी देश अपने आप को इंसुलेट कर सकता है कि हो रही हो जंग लेकिन हमारे ऊपर इसका प्रभाव कम? बहुत अच्छा सवाल है संकेत, और इसका थियोरेटिकल जवाब ये है कि ब्रॉडली स्पीकिंग जब भी, और मैं आगे बताने ही वाला था, जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है जिससे पूरे दुनिया में अनसर्टेनिटी आती है उससे डॉलर मजबूत होता है। और यूजुअली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, भारत, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज की करेंसीज वल्नरेबल हो जाती हैं। अब उसमें होता यह है कि कुछ कंट्रीज का जो इकोनॉमिक फाउंडेशन है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है तो वो कुछ हद तक इंसुलेट हो जाता है। जिनका इकोनॉमिक फाउंडेशन बहुत कमजोर होता है वो इंसुलेट इतना नहीं कर पाते। दूसरा लेवल ऑफ इंसुलेशन आता है पॉलिसी मेजर्स से, कि आपका सेंट्रल बैंक क्या पॉलिसी मेजर्स ले रहा है, और उसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। तो यस, आप जवाब का छोटा सा सवाल का छोटा सा जवाब ये है कि मोस्टली सारी डेवलपिंग कंट्रीज इंपैक्ट होंगी, कुछ ज्यादा कुछ कम। कुछ इंसुलेशन आपके इकोनॉमिक फाउंडेशंस पे डिपेंड करता है और कुछ इंसुलेशन डिपेंड करता है आपके पॉलिसी रिस्पॉन्स पे। बिल्कुल। तो चलिए वापस लौटते हैं कि ये इम्पैक्ट क्यों हो रहा है, उसका एक विवरण आपने जरूर दिया है। अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा और डिटेल में हमको ये बताएं कि ये इम्पैक्ट क्यों हो रहा है,
एक्सपोजर किस तरीके के होते हैं जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट हो रहा है, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर रूपी फ्लक्चुएट कर रहा है आम आदमी पर उसका क्या असर पड़ेगा, आपकी कमोडिटीज किस तरीके। देखिए रूपी ये तो एक फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स हो सकता है ना, कि ये आज ऊपर गया कल नीचे गया, सब थोड़ा बहुत यूं 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 चल रहा है, लेकिन आपके मेरे जीवन पर उसका असर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी क्या चीज महंगी हो रही है, मेरी क्या चीज सस्ती हो रही है, मैं किस चीज का ध्यान रखूं। मैं पहले ये बता दूं कि जो आपने पिछला सवाल पूछा था, अगर आपके दर्शक टर्की का, ईरान का, इंडोनेशिया करेंसी का मूवमेंट देखेंगे तो वो पाएंगे कि वहां फ्लक्चुएशंस हो रही हैं भारत जैसे, बट जैसे ब्राजील में इतनी शायद नहीं हो रही। तो ये डिपेंड करता है। तो अब आपका सवाल जो है कि ऐसा होता क्यों है, देखिए हम, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट आज का ईरान इजराइल का टेंशन है, तो हम इसी ऐसे इंसिडेंट पे बात करेंगे जहां कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रही है, और खासकर ईरान में, क्योंकि ईरान ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, तो कुछ फैक्टर्स ईरान के बहुत स्पेसिफिक है। मान लीजिए अगर लड़ाई हो रही होती, भगवान न करे कभी ऐसा हो कि श्रीलंका और मालदीव में लड़ाई हो गई, तो श्रीलंका और मालदीव की लड़ाई का असर थोड़ा अलग होगा, ईरान की लड़ाई कुछ अलग अलग असर होगा। यहाँ पे स्केल भी बड़ा है, और दूसरी बात ये मिडल ईस्ट का टेंशन माना जा रहा है, और तीसरी बात कि ईरान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, और ऑयल इकोनॉमी और डॉलर की इकोनॉमी का बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। तो जो पहला ग्राफ हमने दिखाया है वो तेल से ही संबंधित है, कि देखिए जब भी ईरान जैसा देश, जैसा मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, जब भी ईरान जैसे देश में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई टेंशन होती है, तो जो अंतरराष्ट्रीय तेल का बाजार है, ये तेल के बाजार का मैंने प्राइस बताया है इस ग्राफ में, वहां पे तेजी आनी शुरू हो जाती है। और इसका कारण ये है कि जो स्पेकुलेशन है वो बढ़ जाती है कि आगे जाके ईरान में कुछ टेंशन होगा तो तब दाम बढ़ेगा, इससे अच्छा आज ही खरीदना शुरू कर दो, तो दाम आज ही बढ़ने लग जाता है। तो जब भी कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन किसी कॉन्फ्लिक्ट में आता है, सबसे पहला उसका इंपैक्ट ऑयल, पहले इंपैक्ट्स में से तेल के बाजार में जो इंपैक्ट है वो दिखता है। अब ऑफ कोर्स अगर तेल महंगा होगा संकेत, तो एक अनसर्टेनिटी भारत जैसे देशों में ये बढ़ेगी कि फ्यूचर, कि आज का कॉन्ट्रैक्ट मान लो मैंने किया हुआ है, अगले 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया हुआ है एक फिक्स प्राइस पे, लेकिन 6 महीने बाद मुझे तेल महंगा मिलेगा, तो मैं आज ही डॉलर खरीद शुरू कर देता हूं, क्योंकि तेल का व्यापार डॉलर में होता है। अब देखिए साइकोलॉजी कितना जबरदस्त काम कर रहा है, कि पहले ईरान पे अटैक हुआ तो तेल का दाम स्पेकुलेशन पे बढ़ गया कि आगे जाके बढ़ने वाला है, इसलिए आज ही खरीद लो, उससे वो दाम आज ही बढ़ गया। क्योंकि तेल का दाम बढ़ गया, तो अब मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने तो मैं सिक्योर हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किसी देश के साथ, 6 महीने के बाद जब मुझे महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, तब मुझे डॉलर ज्यादा चाहिए होंगे, तो मैं आज ही डॉलर खरीदने शुरू कर देता हूँ। तो भारत में ये कौन सी कंपनियां होंगी, जो पीएसयूज हैं हमारी, उनका जो पीएसयूज पब्लिक सेक्टर नीडिंग, जो तेल खरीद कर उसको हमको पहुंचाती है। अब देखिए डॉलर की डिमांड आज ही बढ़ गई, जब डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो रुपया कमजोर हो जाएगा, जो कि मैंने समझाया पिछली स्लाइड। एक और कारण जिसकी वजह से ये होता है, जो लास्ट मैंने पॉइंट लिखा है इस पे, कि जब भी महंगाई बढ़ती है, क्योंकि देखिए दाम बढ़ेगा तेल का तो महंगाई बढ़ने के चांसेस भी होंगे, जाहिर सी बात। जब भी महंगाई बढ़ती है तो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि देर सवेर आपकी करेंसी भी वैल्यू लूज करेगी। अगर आपके देश में महंगाई बढ़ रही है और अमेरिका में नहीं बढ़ रही रिलेटिव टर्म्स में, तो आपकी करेंसी देर सवेर डॉलर के सामने कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे स्पेकुलेशन बढ़ता है कि भारतीय रुपया तो कमजोर होने वाला है आगे जाके, तो चलो आज ही डॉलर खरीद लेते हैं। तो ये सब स्पेकुलेशन का खेल होता है कि मैंने आज जो एक्टिविटी की, शायद उससे तेल का दाम इमीडिएटली इतना ना बढ़ता, क्योंकि सप्लाई में इतना फर्क नहीं आया मान लीजिए, लेकिन उसका स्पेकुलेशन इतना जबरदस्त है कि उसकी वजह से तेल का दाम बढ़ा, और तेल के दाम की वजह से डॉलर का दाम बढ़ा। कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स है, लेकिन एकदम आसान लफ्ज में आपने समझाने की कोशिश की है। सीधी सी बात है, जब किसी चीज का आपका डर होता है कि ऐसा न हो जाए, तो आप क्या करते हैं? तब आप सबसे पहले अपनी सप्लाई लाइन सिक्योर करते हैं कि भैया पहले मेरे घर में राशन आ जाए, पता नहीं कल दुकान खुले या ना खुले। एक काम करो, कोविड के टाइम पर जैसे कि लोग एक एक क्रेट दूध रख ले रहे थे कि अब पता नहीं लॉकडाउन में दुकान खुले या ना खुले, फ्रिज में रख लेते हैं स्टोर करके। जाहिर सी बात है, जब सब लोग इस तरीके से होर्डिंग करेंगे तो उसकी डिमांड एकदम से बढ़ेगी, सप्लाई तो उतनी ही रहेगी।
अच्छा, अब खरीदने के लिए जो करेंसी है, जैसे कि डॉक्टर बत्रा ने बताया यहां पर डॉलर है, आप तेल तब खरीदेंगे ना जब आपके पास डॉलर हो। तो आपने एंटिसिपेशन में पहले ही और डॉलर खरीद लिया, और जब ये किया तो डॉलर के मुकाबले आपकी करेंसी भी कमजोर हुई और वो जो चीज है वो भी महंगी हुई, दोनों ही चीजें हुई, और उसी का इंपैक्ट हम लोगों को दिख रहा है। डॉक्टर बत्रा, इसका असर महंगाई पर क्या कैस्केडिंग इफेक्ट वाले फॉर्मूले से है कि जब जब इस तरीके की एक अनिश्चितता बनी रहेगी, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, तो जाहिर सी बात है महंगा तेल मतलब महंगा ट्रांसपोर्ट मतलब महंगा सामान, और धीरे धीरे सब चीज महंगी। अब इसमें भारत की पॉलिटिकल इकोनॉमी आ जाती है कि आज की तारीख में भारत में तेल के दाम में टैक्स का कंपोनेंट बहुत बड़ा है। तो कल को अगर दाम तेल का बढ़ता भी है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास उतना पावर है कि वो कस्टमर को उससे बचा सके। क्योंकि एक समय ऐसा था जब दाम बहुत हाई था, टैक्स कम था, फिर धीरे धीरे जब दाम कम हो तो सरकार ने उसका बेनिफिट पास ऑन नहीं किया कंज्यूमर को। तो आज की तारीख में टैक्स स्ट्रक्चर तेल पर बहुत भारी है। तो फिर से अगर तेल के दाम बढ़ने शुरू होंगे, तो हालांकि इकोनॉमिक थियोरी हमें ये कहती है कि आपके पेट्रोल पंप पर भी दाम बढ़ने चाहिए, लेकिन वो तब है अगर सरकार चाहे तो, क्योंकि सरकार के पास उतना हेडरूम है कि वो बोले कि कोई बात नहीं, कच्चा तेल का दाम बढ़ गया है, मैंने इतने साल जो कम तेल पे टैक्स कमाया, आज थोड़ा सा वो टैक्स कम करके मैं एक सेकंड, कंज्यूमर सॉरी मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूं, लेकिन पूरा जो डायनामिक्स था हिंदुस्तान में तेल बेचने का, वो ये था कि तेल की कंपनियों के पास ये पूरा हक है कि वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से अपना दाम अप डाउन करें। डायनामिक प्राइसिंग है तेल का। लेकिन अभी आप बोल रहे हैं पॉलिटिकल कंपल्शंस, तो इन दोनों में से एक ही चीज सच हो सकती है। जैसे कि हमने कई बार देखा है कि चुनाव आते वक्त तेल के दाम अटक जाते हैं, चुनाव जीत या हार के बाद वो दाम फिर वापस ऊपर की ओर। नहीं तो दाम कहने दाम को तय डायनामिक प्राइस है। हाँ, तो दाम कंपनी तय करे, लेकिन टैक्स तो सरकार तय करेगी ना। सही बात है। तो और इसमें भी ये है कि संकेत, तेल उन चीजों में से है, कई बहुत कम चीजें ऐसी रह गई हैं जो जीएसटी के बाहर है, और पेट्रोल डीजल उसमें से एक है। तो यहाँ राज्य सरकार के पास भी लीवे है। तो जो आप पेट्रोल डीजल पे दाम देते हैं उसमें 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कच्चे दाम, जो कच्चे तेल का दाम है, फिर डीलर कमीशन आती है उस पर, फिर सेंट्रल टैक्स लगता है, फिर स्टेट टैक्स लगता है। तो आप चाहे ये कह दें कि कंपनियां दाम सेट कर सके, लेकिन अगर आप अपना मार्जिन ऊपर नीचे करते रहेंगे टैक्स का, तो आपके पास अभी भी प्राइसिंग पावर तो है ना काफी हद तक। सही बात है। आप तो मार्केट डिटरमिन्ड होते हुए भी कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ कंट्रोल है सरकार के टैक्स के माध्यम से। करेक्ट। आप देखिए, इसमें यह भी कहा जा सकता है ना कि जब आपको बेनिफिट पास ऑन करना था सरकार को, तब सरकार ने नहीं किया, और जनता को यह बताया कि देखिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम क्योंकि बढ़ गया है, हम आपके ऊपर वो दाम नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने अपना टैक्स कम कर लिया। सिमिलरली जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत घट जाती है तो सरकार अपना टैक्स बढ़ा देती है और ये बोलती है कि देखिए आपके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका उतना का उतना। तो ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई जिसमें आप लोगों को आर्टिफिशियली एक आदत डाल रहे हैं कि इतने पर ही सेट है, फिर कभी ऊपर जाएगा तो हम झेल लेंगे, कभी नीचे जाएगा तो तुम झेल लेना। हाँ, एग्जैक्टली। ये बिल्कुल सही है। मैं आपसे बात करते करते वही कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम जैसे अभी मैंने ये निकाला है HPCL का, अगर हम देखें तो प्राइस टू डीलर 75 रुपए, डीलर कमीशन 4.5 रुपए, वैट 15.5 रुपए, टोटल मिला के दिल्ली में आपको 1 मई से 94 रुपए 80 पैसे में मिल रहा है HPCL का पेट्रोल। तो ये जो प्राइस टू डीलर है प्लस ये जो वैट है, इसमें काफी सारे टैक्स कंपोनेंट्स जुड़ जाते हैं। तो ये एक अलग पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है, कभी इस पर अलग से शो किया जाएगा। हाँ, अलग से करेंगे। आइए वापस आते हैं, अब मार्केट्स के बारे में बात करते हैं कि जी। ये कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा से
जब भी कोई जंग होती है, विवाद होता है, वो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, एक अनिश्चितता का माहौल, एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट कर देती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बाजार पर क्या असर पड़ता है? बहुत इंटरेस्टिंग बात संकेत यह है कि क्राइसिस चाहे कहीं भी हो दुनिया में, चाहे अमेरिका में भी क्यों ना हो, इन्वेस्टर्स पहला क्राइसिस का साइन देखकर वापस डॉलर में एसेट्स खरीदना शुरू कर देते। कि मान लीजिए मैं एक यूरोपियन इन्वेस्टर हूं, मैंने भारत के कुछ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, जैसे कोई क्राइसिस हुआ इंटरनेशनल, उसे कहते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी, इंडियन शेयर डंप करो, वापस अमेरिकन बॉन्ड्स चले जाओ या यूरोपियन बॉन्ड्स, यूजुअली अमेरिकन बॉन्ड्स होता है क्योंकि अमेरिका रिजर्व करेंसी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, वगैरह वगैरह। अब उसका असर क्या होता है, जैसे ही आपने भारत में शेयर डंप किए तो आपने क्या कहा, आपने कहा आप रुपए से, मुझे रुपया जो जब शेयर डंप करने में मिल रहा है मेरे काम का तो नहीं है, मेरे को तो एक पैसा डॉलर में वापस निकालना है। तो जो डंप करने के बाद आप वैल्यूएशन मांगेंगे कि डॉलर चाहिए मुझे, इसको कन्वर्ट करके दीजिए, डॉलर की डिमांड और बढ़ेगी। जैसे कि आपको मैंने तेल के संदर्भ में बताया था, ये एक और फैक्टर है जिसके जरिए डॉलर की डिमांड बढ़ती है इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो डॉलर की डिमांड बढ़ते ही रुपए पे प्रेशर आएगा। और ये जो ग्राफ है ये सेंसेक्स की एक स्टोरी बता रहा है कि जब से ये शुरू हुआ ईरान इजराइल टेंशन, सेंसेक्स नीचे गया, कुछ मार्केट में करेक्शंस भी होते हैं, तो अगर ये तो 2 दिन पहले का लास्ट ग्राफ हमने डाला है, आज थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन एक नेगेटिव सेंटिमेंट तो है मार्केट में। तो जैसे ही ये डाउन जाता है, इसमें एक बड़ा कारण होता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो डंप करते हैं और वो पैसा निकालने के लिए डॉलर मांगते हैं, तो उससे रुपए पे प्रेशर आता है और डॉलर और स्ट्रांग बनता है। डंपिंग तो किया हुआ है इन्होंने, इससे पहले भी आप देखिए, एक तरफ वो रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरी तरफ इजराइल गाजा युद्ध, वो चले ही जा रहा है, और अब ईरान इजराइल युद्ध। तो ये युद्ध के माहौल में तो हम पिछले पता नहीं कितने 2-3 साल से हैं, 2022 से हैं। बिल्कुल। और हमने कई बार देखा है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, FII, उन्होंने बहुत भारी मात्रा में अपना पैसा खींचा है। मतलब कुछ स्टडीज ये कहती हैं डॉक्टर बत्रा कि ऑलमोस्ट 96% रिडक्शन, 96% मतलब एकदम खाली ही हो गया, चले गए वो लेके। अच्छा, मुझे ये आंकड़ा नहीं पता, बट मैं आपको ये आपकी बात जोड़ दूं, जैसे आपने कहा कि हम 3 साल से यूक्रेन रशिया के युद्ध में फंसे हैं। आपके दर्शकों को समझना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक होता है शॉर्ट टर्म शॉक और एक हो जाती है फिर लॉन्ग टर्म रियलिटी। अभी 3 साल पहले फरवरी 2022 में जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ तो वो शॉर्ट टर्म शॉक था, तो मार्केट एकदम अनअवेयर थी। फिर धीरे धीरे जब दिखा कि अब ये ऐसे ही रहेगा तो मार्केट ने उसको हम बोलते हैं प्राइसिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा। अब ये ऐसे ही रहेगा, कोई बात नहीं, अब इसको, अब ये नई रियलिटी है, न्यू नॉर्मल, ये ऐसे ही रहेगा। अगर ये ईरान इजराइल को हम शॉर्ट टर्म शॉक की तरह देख रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म शॉक कोई रिजल्ट दिखा रहा है। कल को अगर कोई शॉर्ट टर्म पॉजिटिव शॉक आ जाएगा तो ये मार्केट ऊपर एकदम चढ़ जाएगा ऊपर से। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म रियलिटी बन जाती है कि अब ये लड़ते ही रहेंगे, कम ज्यादा, तो मार्केट स्टेबलाइज कर जाएगी एक लेवल पे, थोड़ा ऊपर भी जा सकती है, थोड़ा कम, वो स्टेबलाइज कर जाएगी। तो वो कहते हैं न्यू नॉर्मल, मार्केट्स हैव प्राइस्ड इट इन। तो इस वजह से इसको एक टाइम डायमेंशन से भी देखने की जरूरत है। बट ये बहुत अच्छा सवाल था आपका कि हम तो 3 साल से युद्ध देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का, तकरीबन 2 साल अब होने वाले हैं कि इजराइल पैलेस्टीन की लड़ाई चल रही है, और अब ईरान इजराइल भी शुरू हो गया है, बीच में भारत पाकिस्तान भी हो गया। तो ये डिफरेंस छोटा सा, ये डिफरेंस है शॉर्ट टर्म शॉक और लॉन्ग टर्म रियलिटी के बीच में। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ और अगर कारण आप बताना चाहते हो तो वो बता दें, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करें कि अगर इस तरीके से असर पड़ रहा है हिंदुस्तान पर, तो फिर एक पॉलिसी लेवल पर हिंदुस्तान की सरकार क्या कर सकती है या क्या करती है। संगीत, कारण तो मुझे लगता है आज के लिए हम 2 ही रखेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। कारण और भी हो सकते हैं और चैनल्स भी हो सकते हैं, बट क्योंकि ये एक कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित है इसलिए हम आज इन दोनों पे ही बात करेंगे। बट आपने जो बात कही कि पॉलिसी मेजर क्या होते हैं, जब भी कभी कोई करेंसी की मैनेजमेंट की बात आती है भारत में या किसी भी और देश में, तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो जिम्मेदार होता है। तो भारत में वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि रुपया किस लेवल पे आता है, कि वो आज 86 का है तो 5 साल पहले 68 का था, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। रुपया अपनी कीमत ढूंढ लेगा बाजार में, लेकिन मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि रुपए में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, कि आज 70 है, कल खुला तो 85 हो गया, परसों खुला तो 90 92 हो गया। तो आरबीआई के हिसाब से जो रुपया है वो लगभग फ्रीली फ्लोट करता है, मतलब उसको मार्केट ही डिटरमिन करती है उसका कितना दाम होना चाहिए सप्लाई डिमांड के बेसिस पे। लेकिन जब आरबीआई को लगता है कि देखिए अभी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रही है जिससे मेरे देश की मैक्रो इकोनॉमी खराब हो सकती है, तब आरबीआई सीन में आता है। वो सीन में कैसे आता है, आपने न्यूज में सुना होगा कि हमारे विदेशी रिजर्व, जो विदेशी करेंसी के रिजर्व है वो बढ़ गए या घट गए, फॉरेक्स रिजर्व। करेक्ट। तो वो फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई क्यों अक्यूमुलेट करता है, वो इसी के लिए अक्यूमुलेट करता है। आप उसको एम्यूनिशन मान के चलिए आरबीआई के हाथ में, कि कल को अगर करेंसी प्रेशर में आती है बहुत ज्यादा तो आरबीआई मार्केट में घुसकर उसको इंटरवीन करके स्टेबलाइज कर सकता है। ये कैसे होता है, मान लीजिए आज डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है और वॉलेटिलिटी दिखा रहा है और आरबीआई को ये लग रहा है कि ये कंसर्निंग है, तो आरबीआई स्टेप इन करके अपने कोष से डॉलर निकाल के सेल करना शुरू कर देगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगा। जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर का दाम चेक में आ जाएगा। अगर हम उल्टा करें, मान लीजिए आरबीआई को लग रहा है कि रुपया आर्टिफिशियली स्ट्रांग लग रहा है मुझे, तो मुझे रुपए को कमजोर करना है। और ये आपके दर्शकों को लगेगा कि रुपए को कमजोर करना, देखिए रुपए की कमजोरी और स्ट्रेंथ, ये देश की कमजोरी या स्ट्रेंथ से तो कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट चाइना ने अपनी पूरी इकोनॉमी अपनी करेंसी को कमजोर रखकर खड़ी करी है। तो कई ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे कमजोर करेंसी आपको बेनिफिट भी दे सकती है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आए जब आरबीआई को लगे कि मेरा रुपया ओवर वैल्यूड है, तो आरबीआई फिर क्या करता है, डॉलर खरीदने शुरू कर देता है मार्केट से। तो डॉलर की जब कमी कर देगा वो, तो डॉलर का रेट बढ़ जाएगा और रुपया कमजोर हो जाए। तो आरबीआई के पास वो पॉलिसी टूल्स रहते हैं जिसके जरिए वो डॉलर की वैल्यू ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी। सवाल ये है, ज्यादा इंटरवेंशन करेगा तो इंडियन मार्केट का नाम खराब होगा। तो इसलिए आरबीआई तभी एंटर करता है जब उसे सबसे ज्यादा उसका समय सही लगता है और उसके पास एक लेजिटिमेट कारण होता है ये करने। और आखिरी बात कि जब तक आप विदेश में इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिलाकर रखेंगे कि भारत में महंगाई दर एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ेगा फ्यूचर में, तब तक आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा। तो आरबीआई का काम होता है शॉर्ट टर्म में मार्केट में एंटर करके स्टेबलाइज करना यूएसडी आईएनआर एक्सचेंज रेट को अगर उसको जरूरत लगे, और दूसरा महंगाई दर जो आरबीआई का मेन मैंडेट रहता है, जब तक वो कंट्रोल में रहता है तब तक एक्सचेंज रेट एक स्टेबल डायरेक्शन में जाता है। अब जैसे ये जो हो रहा है ईरान इजराइल, इसमें तो कोई लेना देना नहीं है महंगाई का, ये एक शॉक है। तो इसमें आरबीआई शॉर्ट टर्म में इंटरवीन कर सकता है अगर उसे लगे कि रुपए पर अनड्यू प्रेशर पड़ रहा है और हमें एंटर करने की जरूरत है। वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए ये मास्टर क्लास बहुत जरूरी थी अर्थव्यवस्था की, क्योंकि आप कतई आज के इस युग में ये मत सोचिए कि कहीं कुछ युद्ध हो रहा होगा, उससे हमारा क्या, ये सानुकी मोड में आप नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन पर असर पड़ेगा। और वो डॉक्टर बत्रा ने समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से असर पड़ेगा, असर पड़ रहा है और डायरेक्टली आप तक भी पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बत्रा हमारे साथ आज का ये एपिसोड करने के लिए। दर्शकों आपका भी ये देखने के लिए और ऐसे रोचक एपिसोड लेकर के आएंगे, पाठशाला देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।